जय हिंद दोस्तों, मिशन लाइव में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है भारतीय संविधान के सभी अनुच्छेदों को याद करने का तरीका। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे, जिससे कि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। चलिए हम आज सारे अनुच्छेद के बारे में चर्चा करते हैं। मूल संविधान में कुल 395 अनुच्छेद थे, लेकिन वर्तमान में इसकी संख्या बढ़कर 444 प्लस हो चुका है। भाग 22 भारतीय संविधान में कुल 22 भाग है, जिसमें 395 अनुच्छेद का चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 1 कहता है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, मतलब कि भारत अर्थात इंडिया और राज्यों का संघ होगा, जिसमें राज्य और संघ दोनों सम्मिलित है। अनुच्छेद 1 कहता है। अनुच्छेद 2 कहता है नए राज्य का प्रवेश या स्थापना। नए राज्य का प्रवेश स्थापना का अधिकार संसद को दिया जाना है, जो विधि द्वारा इसका विनिमय या परिवर्तन करेगा। मतलब कि नए राज्य का निर्माण या इसको तय कौन करता है, तो संसद इसका निर्माण का तय करता है कि नए राज्य का प्रवेश या नए राज्य की स्थापना कौन करेगा। अनुच्छेद 3 कहता है राज्य का निर्माण तथा सीमाओं या नामों में परिवर्तन। राज्य का निर्माण या सीमाओं में परिवर्तन, इसका मतलब है कि संसद द्वारा नए राज्यों का निर्माण पुराने राज्यों के नाम, क्षेत्र, आकार और सीमा में परिवर्तन कर सकता है। यह भी किसको अधिकार है? संसद को यह भी अधिकार है। आर्टिकल 3 के तहत यह कहा गया है कि नए राज्य का निर्माण, उसके सीमा और उसके नाम में परिवर्तन किया जा सकता है। आर्टिकल 4 कहता है पहली अनुसूची तथा चौथी अनुसूची के संशोधन तथा 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियाँ, मतलब ऐसा कोई भी विधि जो 368 के प्रायोजन के लिए इस संविधान संशोधन को नहीं समझा जाएगा, आर्टिकल 4 में इसका वर्णन है। आर्टिकल 5 यह कहता है संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। जो संविधान के प्रारंभ में जो नागरिकता दी गई थी, उसके तहत यह प्रावधान है। आर्टिकल 4 से 11 तक भाग 1 में आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक संघ और उसके राज्य क्षेत्र की चर्चा की गई है। अब हम भाग 2 की ओर। भाग 2 में 5 से 11 आर्टिकल, भाग 2 में 5 से 11, जिसमें हम नागरिकता के बारे में पढ़ेंगे। नागरिकता। अनुच्छेद 6 यह कहता है भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता। अनुच्छेद 6 के तहत यह बताया गया कि पाकिस्तान से प्रव्रजन मतलब माइग्रेशन करके आए किन व्यक्तियों को भारत को नागरिकता समझा जाएगा। ऐसे व्यक्ति को 2 भागों में बांटा गया था। पहला, जो 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ गए, तथा दूसरा केस था कि 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आए तथा 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आए, यह केस था। आर्टिकल 7 यह कहता है पाकिस्तान जाने वाले को नागरिकता। आर्टिकल 7 कहता है पाकिस्तान जाने वाले को नागरिकता, जिसमें यह कहा गया है कि प्रावधान है जिस व्यक्ति ने मार्च 1947 के पश्चात भारत से पाकिस्तान के लिए जो इसने प्रव्रजन कर लिया है, वह भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। आर्टिकल 7 में इसका वर्णन है। आर्टिकल 8 कहता है भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। आर्टिकल 8 यह कहता है कि भारत के बाहर जो व्यक्ति है, उन व्यक्तियों की नागरिकता उपलब्ध करता है जो भारत के बाहर निवास करते हैं। यह भी भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा इसको परिभाषित किया गया है। आर्टिकल 9
यह कहता है कि विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर नागरिक का ना होना, मतलब आर्टिकल 9 के तहत आप अगर विदेश की नागरिकता लीजिएगा तो आपकी स्वतः भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। आर्टिकल 10 यह कहता है नागरिकता के अधिकार का बना रहना, मतलब जो हमारा नागरिकता है, सिटीजनशिप है, वो हमारा बना रहेगा। आर्टिकल कितने के तहत? 10 के तहत। आर्टिकल 11 यह कहता है संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनयन करना, मतलब आर्टिकल 11 के तहत संसद उसको कानून को बना सकता है, कानून को रद्द कर सकता है। यह आर्टिकल 11 में इसका वर्णन है। आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा का चर्चा किया गया है। आर्टिकल 13 मूल अधिकार को असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियाँ। आर्टिकल 13 का मतलब हुआ जो हमें मूल अधिकार मिला है उसको कम या उसको किसी विधि के द्वारा असंगत किया करना या कम करना, आर्टिकल 13 में इसका वर्णन है। आर्टिकल 14 यह कहता है विधि के समक्ष समानता, मतलब कि कानून के प्रति हर एक व्यक्ति को समानता है। आर्टिकल 15 यह कहता है धर्म, जाति, लिंग के आधार पर आप इसे भेदभाव नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 15। आर्टिकल 16 कहता है लोक नियोजन की अवसर की समानता। लोक नियोजन के अवसर की समानता, मतलब कि नौकरी पेशा में सभी के लिए अवसर की समानता, यह आर्टिकल 16 कहता है। आर्टिकल 17 यह कहता है कि अस्पृश्यता का अंत, मतलब छुआछूत का अंत कर दिया गया। आर्टिकल कितने के तहत वर्जित है? आर्टिकल 17 के तहत। अब इस आर्टिकल को भारत शासन अधिनियम 1955 सिविल कोड का नाम दिया गया है। आर्टिकल 18 यह कहता है उपाधियों का अंत। आर्टिकल 18 का मतलब होता है उपाधियों का अंत। आर्टिकल 19 वाक की स्वतंत्रता, मतलब बोलने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 20 अपराधों को दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, अगर आपने अपराध किया है तो उसमें दोष है तो अगर उसको संरक्षण प्रदान करेगा तो आर्टिकल 20। अब 20 और 21 एक ऐसा है जब आपातकाल 352 के तहत लगाया जाता है तब यह आपको सुरक्षित करता है। 20 और 21 का निलंबन नहीं होता है। आर्टिकल 21 कहता है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। आपकी प्राण और दैहिक की स्वतंत्रता की रक्षा कौन करता है? आर्टिकल 21। आर्टिकल 22 6 से 14 वर्षों के बच्चों को शिक्षा का अधिकार 21 के काम में है। 21 का काम है जिसे 2002 में इसको जोड़ा गया, संविधान संशोधन 1989। आर्टिकल 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी का संरक्षण, अगर आप गिरफ्तार हो गए तो आपको संरक्षण प्रदान करेगा आर्टिकल 22। आर्टिकल 23 कहता है मानव के दुर्व्यवहार और बाल श्रम, मतलब आप बच्चों के साथ अगर दुर्व्यवहार कर रहे हैं और चाहे आप बाल श्रम के रूप में काम कर रहे हैं तो आर्टिकल 23 आपको संरक्षण प्रदान करेगा। आर्टिकल 24 कहता है कल कारखाने में बालकों को नियोजन का प्रतिशत या प्रावधान, मतलब कल कारखानों में बच्चों को अवैध रूप से रखना, वह आर्टिकल 24 उसको संरक्षण प्रदान करता है। आर्टिकल 25 कहता है धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता, आर्टिकल 25 प्रदान करता है। आर्टिकल 26 धार्मिक कार्यों का प्रबंध करना, उसकी स्वतंत्रता प्रदान करता है, आर्टिकल 26। आर्टिकल 27 कहता है अल्पसंख्यक, आर्टिकल 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हित का संरक्षण, जो भी अल्पसंख्यक वर्ग है उसके हित के संरक्षण के लिए आर्टिकल 29 का प्रावधान है। आर्टिकल 30 शिक्षा संस्थान की स्थापना प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार दिया गया। आर्टिकल 30 में कि आप संस्थान खोल सकते हैं, अल्पसंख्यक वर्ग का अधिकार दिया गया है आर्टिकल 30 में। आर्टिकल 32 कहता है अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए या उपचार, जिसको कहते हैं संवैधानिक उपचारों का अंत, जिससे भाभा साहब ने इसे आत्मा कहा है, संविधान का आत्मा कहा है आर्टिकल 32 को। आर्टिकल 36 बतलाता है परिभाषा को। आर्टिकल 36 क्या बतलाता है? परिभाषा को। आर्टिकल 40 ग्राम पंचायत का संगठन। आर्टिकल 40 क्या बताता है? ग्राम पंचायत। आर्टिकल 48
कृषि और पशुपालन का संगठन, कृषि और पशुपालन का संगठन। आर्टिकल 48 का में वर्णन है इसका, पर्यावरण, वन तथा वन जीवों की रक्षा। 48 के काम में पर्यावरण, वन तथा वन जीवों की रक्षा करना 48 के काम में है। अनुच्छेद 49 बतलाता है कि राष्ट्रीय स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण प्रदान करना। आर्टिकल 49 में इसका वर्णन है। आर्टिकल 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण कर दिया गया है। आर्टिकल 50 में। आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। आर्टिकल 51 के काम में मूल कर्तव्य का वर्णन किया गया जिसे रूस से लिया गया है। आर्टिकल 52 भारत का राष्ट्रपति होगा जो भारत का प्रथम नागरिक भी है, जो कि वर्तमान में कोविंद है, रामनाथ कोविंद। आर्टिकल 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति आर्टिकल 53 में इसका वर्णन है। आर्टिकल 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन कितना में है तो 54 में। आर्टिकल 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति जो होता है आर्टिकल 55 में है राष्ट्रपति का। आर्टिकल 56 राष्ट्रपति का पदावधि, मतलब कितने साल तक वह राष्ट्रपति के पद पर रह सकते हैं, यह आर्टिकल 56 बतलाता है। आर्टिकल 57 पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता, मतलब पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता राष्ट्रपति के लिए है। आर्टिकल 57 में इसका वर्णन। अनुच्छेद 58 यह कहता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचित होने के लिए अर्हताएँ, मतलब उनको क्या क्या योग्यता होना चाहिए, अर्हताएँ होनी चाहिए। आर्टिकल 59 राष्ट्रपति के पद के लिए शर्त, राष्ट्रपति के पद के लिए निम्नलिखित बहुत सारे शर्त है जिसे फॉलो करना होगा आर्टिकल 59 के तहत। आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति की शपथ का व्यवस्था किया गया है। आर्टिकल 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का प्रक्रिया का प्रावधान है। आर्टिकल 62 के तहत राष्ट्रपति पद पर व्यक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय और रीतियां होनी चाहिए। मतलब 62 के तहत कहा गया कि राष्ट्रपति पद पर व्यक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय और रीतियां होनी चाहिए। आर्टिकल 63 में कहा गया भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा जो वर्तमान में एम वेंकैया नायडू है। आर्टिकल 64 के तहत उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना 64 में कहा गया है। आर्टिकल 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, आर्टिकल 66 में क्या है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। आर्टिकल 67 में उपराष्ट्रपति का पदावधि, उपराष्ट्रपति कितने वर्ष तक रह सकते हैं। आर्टिकल 68 उपराष्ट्रपति पद को रिक्त पद भरने के लिए निर्वाचन, उपराष्ट्रपति का जो पद रिक्त है उसको भरने के लिए प्रावधान है आर्टिकल 68 में। आर्टिकल 69 उपराष्ट्रपति का शपथ, उपराष्ट्रपति का शपथ। आर्टिकल 70 अनाकस्मिकता में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। अगर उपराष्ट्रपति किसी कारण नहीं है तो उनके कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेंगे, उपराष्ट्रपति। आर्टिकल 70 के तहत। आर्टिकल 71 यह कहता है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विषय है वह 71 में कहा गया है। आर्टिकल 323 के खा में अन्य विषयों के लिए अधिकरण, अन्य विषयों के लिए अधिकरण 323 के खा में। आर्टिकल 323 के का मतलब होता है प्रशासनिक अधिकरण, प्रशासनिक अधिकरण। आर्टिकल 320 लोक सेवा आयोग का कर्तव्य, जो लोक सेवा आयोग है उसका कृत्य क्या है, वह आर्टिकल 320 में इसका वर्णन है। आर्टिकल 324 के तहत निर्वाचनों के निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होगा। मतलब 324 के तहत निर्वाचन आयोग का वर्णन संविधान में है। आर्टिकल 329 कहता है निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्णन। अगर निर्वाचन में कोई मामला आ गया तो उसमें हस्तक्षेप करेगा न्यायालय 329 के तहत। आर्टिकल 330 बतलाता है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण, मतलब SC
और एसटी के लिए सीट का आरक्षण 330 में बतलाता है। आर्टिकल 333 राज्य की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व बतलाता है। राज्य की जो विधानसभा है उसमें 333 के तहत आंग्ल समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है। आर्टिकल 332 के तहत राज्य के विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण है। मतलब एससी एसटी का आरक्षण, एससी और एसटी का आरक्षण राज्य विधानसभा में है 332 के तहत। आर्टिकल 331 के तहत लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है, जो कि अब इसे समाप्त कर दिया गया है। जो 2 व्यक्ति आंग्ल इंडियन को मनोनीत करते थे राष्ट्रपति, अब उसे समाप्त कर दिया गया है। 331 के तहत इसका प्रतिनिधित्व करते थे। आर्टिकल 343 के तहत संघ की परिभाषा आर्टिकल 343 में इसका वर्णन है। आर्टिकल 344 के तहत राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति 344। आर्टिकल 350 का यह बतलाता है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराना 350 का काम है। आर्टिकल 356 के तहत राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर राष्ट्रपति 356 के तहत वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू करता है। आर्टिकल 352 के तहत आपात की उद्घोषणा का प्रभाव है, जिसे आपातकाल कहते हैं, जो अभी तक वर्तमान में 3 बार लागू हुआ है। आर्टिकल 351 के तहत हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है कि हिंदी भाषा को विकास कीजिए। आर्टिकल 351 के तहत आर्टिकल 360 वित्तीय आपात के बारे में चर्चा किया गया है 360। आर्टिकल 368 के तहत संविधान का संशोधन, संसद की शक्ति और उसकी प्रक्रिया, जो कि साउथ अफ्रीका से लिया गया है। आर्टिकल 377 के तहत भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का उपबंध है। 377 में नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में उपबंध है 377 में। आर्टिकल 224 के तहत अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। 224 के तहत। आर्टिकल 378 बतलाता है कि लोक सेवा आयोग के बारे में। 378 लोक सेवा आयोग के बारे में। अनुच्छेद 226 के तहत कुछ रिट निकालने के लिए उच्च न्यायालय की शक्ति प्राप्त है, जो कि 5 रिट है। कितने रिट है? 5। तो उच्च न्यायालय में इस 5 रिट के बारे में अनुच्छेद 226 में इसका वर्णन है। अनुच्छेद 231 कहता है 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय का स्थापना। 231 के तहत बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिनके 2 या 3 राज्य एक ही उच्च न्यायालय के तहत काम करते हैं, वह 231 में इसका वर्णन है। आर्टिकल 233 के तहत जिला न्यायाधीशों के हर जिला में एक न्यायाधीश होते हैं, वह 233 के तहत उसकी नियुक्ति की जाती है। आर्टिकल 244 अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति क्षेत्र का प्रशासन। 244 में जो SC ST का जो क्षेत्र का जो प्रशासनिक कार्य है, वह 244 में इसका वर्णन किया गया है। आर्टिकल 243 के तहत पंचायत, नगर पालिका और सहकारी समितियां का गठन किया गया है 243 में। आर्टिकल 241 बतलाता है कि संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय, जितने भी संघ राज्य क्षेत्र है उसके लिए उच्च न्यायालय होना चाहिए, वह आर्टिकल 241 में इसका वर्णन है। आर्टिकल 248 बतलाता है अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ, कुछ अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ जिसका वर्णन आर्टिकल 248 में किया गया है। आर्टिकल 252 के तहत 2 या अधिक राज्यों के लिए सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति, मतलब 2 या 2 से अधिक राज्य अगर सहमत हो जाए तो 252 के तहत संसद की शक्ति है कि वह कानून बना सके। आर्टिकल 254 के तहत संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति, अगर संसद जो कानून बना दिया और राज्य जो कानून बनाया, अगर दोनों में विसंगतियाँ आ जाए तो आर्टिकल 254 के तहत इसका प्रावधान है। अनुच्छेद 257 के तहत कुछ दशाओं में राज्य पर संघ का नियंत्रण, मतलब 257 के तहत केंद्र राज्य पर उसका नियंत्रण कर सकता है। आर्टिकल 256 यह कहता है राज्य
की और संघ की बाध्यता, मतलब राज्य में जो भी कुछ है वह उसमें संघ की बाध्यता है आर्टिकल 256 के तहत। आर्टिकल 254 यह बतलाता है कि संसद द्वारा बनाई गई विधियां और राज्यों के विधानमंडल द्वारा बनाए गए विधियां में असंगति, अगर जो केंद्र ने बना दिया है कानून और राज्य ने जो कानून बनाया है दोनों में अगर असंगति आ जाए तो आर्टिकल 254 के तहत इसका प्रावधान है।